Start.
चलिए, पढ़ के आए यार डिफेक्शन के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ के आए। पढ़ा। और क्या पढ़ा उसमें? न्यूज़पेपर से आर्टिकल नहीं पढ़े? पढ़े? कुछ नया मिला? इसको बंद कर दो यार। चलो, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे आखिरी लेक्चर में कि व्हाट आर दी स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। एक स्पेशल पावर हमने राज्यसभा की डिस्कस की थी, डेट इज इट कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस और टू अबोलिश एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस। है ना? कितनी है सर्विसेज टोटल? ये तो देखा होगा। कितनी है? 20? पक्का 24 है? 24 है पक्का? कहाँ पे देखा था? गैजेट नोटिफिकेशन में देखा यूपीएससी के, या कहीं और देखा? बताओ। तुम कुछ नहीं करके आते यार, है ना? चलिए, सेकंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा लिखिए। गूगल देखा? मैं बताऊंगा कैसे देखना था। लिखिए सेकंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। दूसरी स्पेशल पावर राज्यसभा के पास क्या है? लिखिए आर्टिकल 67। आर्टिकल 67। राज्यसभा ओनली, राज्यसभा ओनली कैन इनिशिएट, राज्यसभा ओनली कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा ओनली कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो रिमूवल के प्रोसेस को स्टार्ट कौन कर सकता है? बस राज्यसभा। डन। किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है वीपी को? नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा ऐसे रेजोल्यूशन को कौन सी मेजोरिटी से पास करेगी? इफेक्टिव मेजोरिटी। डन। गुड। दिस इज सेकंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। थर्ड लिखिए आर्टिकल 249। आर्टिकल 249। इसमें लिखिए राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट, राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ, टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट, टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट गिवन अंडर स्टेट लिस्ट, गिवन अंडर स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, इन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए स्केड्यूल नंबर 7 हमने पढ़ा है। ठीक है, स्केड्यूल नंबर 7 में देर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं दोनों, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ कौन बना सकती है? स्टेट लेजिस्लेचर।
ठीक है जी। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 कंडीशंस आर गिवन। कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 5 कंडीशंस विच आर गिवन। जिन 5 कंडीशंस में जो पार्लियामेंट है भारत का, इट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। माने जिन 5 सरकमस्टांसिस में जो पार्लियामेंट है भारत का, वो स्टेट लिस्ट के भी किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। उन 5 सरकमस्टांसिस में से या फिर उन 5 कंडीशंस में से वन ऑफ द कंडीशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, ठीक है, कि भाई स्टेट लिस्ट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर मैं लैंड की बात करूं तो वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगर राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर देती है कि लैंड के रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकता है, तो पार्लियामेंट कैन मेक दैट पर्टिकुलर लॉ। बात समझ आई? वन ऑफ द सिचुएशन इज इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन to empower the parliament to make law on any such subject, then parliament can make law on any such subject। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? इससे ज्यादा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस में, ठीक है। बिकॉज राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, कौन सी मेजोरिटी से पास करेगी? ऐसी मेजोरिटी है जो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये अलग तरह की मेजोरिटी है। मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से जितनों ने वोट किया उसका 2/3। ये तो हमने किसी केस में नहीं पढ़ी ना अब तक। तो इस केस में बेसिकली जो मेजोरिटी लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेट इज मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। डन। अब जो रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करती है पार्लियामेंट को ऑथोराइज करने के लिए कि आप स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पे लॉ बना लो, उस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी होती है 1 साल। कितनी होती है? 1 साल। और राज्यसभा उसको जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स रिन्यू कर सकती है। डन। 2 बातें समझ आई? तीसरी बात, लॉ कब तक वैलिड रहेगा? जब तक रेजोल्यूशन है तब तक, और अगर रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो गई तो उसके 6 महीने बाद तक। बात समझ आई? नहीं आई? 1 जनवरी 2024 को राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। डन। 2 जनवरी 2024 को पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कब तक है? 31 दिसंबर 2024 तक लॉ वैलिड रहेगा। डन। अब यहाँ पे 2 केसेस है। पहला केस तो ये है कि राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को फिर से रिन्यू कर दे, या दूसरा केस ये है कि राज्यसभा इसको रिन्यू ना करे। अगर राज्यसभा इसको रिन्यू कर देती है 1 साल के लिए और रिन्यू हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन कब तक हो गया? 31 दिसंबर 2025 तक। डन। अब ये जो लॉ बना था 2 जनवरी 2024 को, ये लॉ चलता रहेगा और ये 31 दिसंबर 2025 तक इस लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर राज्यसभा के पास ऑप्शन है कि या तो इस रेजोल्यूशन को रिन्यू कर दे या फिर ना करे। अगर राज्यसभा इसको रिन्यू करती है तो रेजोल्यूशन कब तक गया? 31 दिसंबर 2026। लॉ फिर से चलता रहेगा 31 दिसंबर 2026 तक। हाँ जी, हाँ जी, आइए। डन। रेजोल्यूशन कब तक रिन्यू कर दिया? 31 दिसंबर 2026। लो वैलिड रहेगा 31 दिसंबर 2026 तक। अब मान लो थर्ड टाइम राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को रिन्यू नहीं करती है, तो रेजोल्यूशन एक्सपायर कब हो गया? 31 दिसंबर 2026। लो कब तक चलेगा? 6 मंथ्स इसके बाद तक। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो राज्यसभा जो भी रेजोल्यूशन पास करेगी टू एम्पावर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक एनी लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, उस रेजोल्यूशन की इनिशियल वैलिडिटी होगी 1 साल। सच रेजोल्यूशन कैन बी रिन्यूड बाय राज्यसभा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, the law shall remain valid during the validity of resolution, and after the expiry of resolution the law shall expire after 6 months।
बात समझ आई? इज दिस क्लियर? इससे ज्यादा डिटेल में वी विल डिस्कस इट इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, वहां पे हम पांचों की पांचों सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। और चार सिचुएशंस क्या है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी, इफ टू और मोर स्टेट्स पास अ रेजोल्यूशन। मान लो पंजाब हरियाणा दोनों मिलके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और पार्लियामेंट को बोल देते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट पे आप लॉ बना दो, देन ऑल्सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, फोर्थ इज इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन, एंड फिफ्थ इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? सो दिस इज अनदर स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, डन। तो बेसिकली दीज आर थ्री स्पेशल पावर्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू राज्यसभा। ये जो पावर्स हैं ये लोकसभा को अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, डन। नाउ अब हमने डिस्कस करना है यार कि देखिए जो सेकंड हाउस है भारत का, ठीक है, पार्लियामेंट का जो सेकंड हाउस है डेट इज राज्यसभा, इट स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म तो आप समझते हो, माने डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब जो सेकंड हाउस है राज्यसभा, वो बेसिकली फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। कैसे? वो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है कैसे? देखिए राज्यसभा का एक मेंबर किसको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? स्टेट को। डन। अब राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में? अपनी अपनी स्टेट को, है ना। और जब भी पार्लियामेंट कोई एक्शन लेगा जिससे बेसिकली स्टेट्स इंपैक्ट होती है, जब भी पार्लियामेंट ऐसा कोई एक्शन लेता है जिससे स्टेट्स इंपैक्ट होती हैं, तो राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा के पास ऑप्शन रहता है कि राज्यसभा कैन प्रिवेंट दैट एक्शन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द स्टेट्स। ठीक है, फिर से सुनो। इफ पार्लियामेंट इज इंटेंडेड टू फॉर टेकिंग एन एक्शन, अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन लेना चाहता है जिससे स्टेट्स आर बीइंग इम्पेक्टेड, ठीक है, तो बेसिकली राज्यसभा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा कैन प्रिवेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी सच एक्शन जो बेसिकली हमारी स्टेट्स को इंपैक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट देश में नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, नेशनल इमरजेंसी इज गिवन अंडर आर्टिकल 352। डन। अब इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कैबिनेट के बारे में डिस्कस किया था। डन। प्रोवाइडेड दैट प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। डन। अब जब भी माने प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे भारत में, तो ये कंडीशन है कि विद इन 1 मंथ, जब नेशनल इमरजेंसी लगी इसके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस पार्लियामेंट के डेट इज लोकसभा एंड राज्यसभा इसको पास करेंगे बाय स्पेशल मेजोरिटी। और अगर दोनों हाउसेज इसको पास करेंगे तब ये नेशनल इमरजेंसी की वैलिडिटी कितनी हो जाएगी? 6 मंथ्स। डन। बात समझ आई? सिमिलरली सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी। State emergency is given under Article 356. Now it is written in Constitution that President can impose emergency in any state either on the advice of Governor or by using his discretion. Personal discretion nahi, Council of Ministers. Done. And if any such emergency is applied or imposed, then it has to be passed by both houses of parliament within 2 months. बात समझ आई?
माने प्रेसिडेंट ने अगर मान लो हरियाणा में स्टेट इमरजेंसी लगा दी, तो ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि जिस दिन स्टेट इमरजेंसी लगी उस दिन के बाद 2 महीने के अंदर अंदर विद इन 2 मंथ्स दोनों हाउस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा इसको पास करेंगे। कौन सी मेजोरिटी से? बाय सिंपल मेजोरिटी। ऊपर स्पेशल है, नीचे सिंपल है। इज दिस क्लियर? अब जो इमरजेंसी है यार, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है चाहे वो स्टेट इमरजेंसी है, उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि जो इमरजेंसी है ये हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर को बेसिकली चेंज कर देती है इनटू अ यूनिटरी स्ट्रक्चर। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर को बदल देती है इनटू अ यूनिटरी स्ट्रक्चर। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर 5 circumstances पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। उन 5 में से 2 सर्कमस्टांसिस कौन कौन से हैं? नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। तो ये दोनों ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू जो पार्लियामेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों दोनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दे कैन एंक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ स्टेट। दे कैन एंक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ स्टेट। बात समझ आई? माने जो स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है उनको कौन एक्सरसाइज कर सकता है? सेंटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंपैक्ट हो रही है ना यार, है ना? ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये किस में बदल रहे हैं? यूनिटरी स्ट्रक्चर में। इज दिस क्लियर? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन बाय पार्लियामेंट जिससे बेसिकली स्टेट्स कैन ऑल्सो बी इंपैक्टेड। बात समझ आई? नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। बट यहां पे कौन बैठा हुआ है? राज्यसभा। इज दिस क्लियर? यहां पे कौन बैठा हुआ है? राज्यसभा। इफ दिस एक्शन इज आर्बिट्रेरी, अगर स्टेट्स को लगता है कि देश में नेशनल इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो राज्यसभा कैन प्रिवेंट दिस एक्शन फ्रॉम कमिंग ऑन टू स्टेट्स। बात समझ आई? राज्यसभा बेसिकली इस एक्शन को प्रिवेंट कर सकता है कि वो स्टेट्स के ऊपर आए। कैसे? राज्यसभा पास नहीं करेगा। अगर राज्यसभा इस नेशनल इमरजेंसी को पास नहीं करती है स्पेशल मेजोरिटी से विद इन 1 मंथ, तो नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। अगर राज्यसभा किसी स्टेट में लगी इमरजेंसी को पास नहीं करती है विद इन 2 मंथ्स, तो स्टेट इमरजेंसी हट जाएगी। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो बेसिकली हाउ राज्यसभा इज स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया, हाउ राज्यसभा इज स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया, दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ मेंस। या फिर सीधा राज्यसभा इज अ हाउस दैट स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म इन इंडिया, डिस्कस। बात समझ आई? वो सब तो आप लिखेंगे ही इसमें कि भाई राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स, ठीक है, सेंटर में, सेंटर की पॉलिसी मेकिंग में, पार्लियामेंट में। इज दिस क्लियर? वो सब लिखेंगे, बट आप इसमें पावर्स का जिक्र भी करेंगे। आप इसमें लिखेंगे कि मैनी ऑफ द पावर्स विच आर गिवन टू राज्यसभा आर इन कंकरेंस विद द पावर्स ऑफ लोकसभा। माने बहुत सारी पावर्स राज्यसभा को ऐसी दी गई है जो लोकसभा के पास भी है। एज वेल एज देयर आर सम स्पेशल पावर्स विच आर गिवन टू राज्यसभा ओनली। एज वेल एज राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी गई है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दीज पावर्स राज्यसभा कैन प्रिवेंट सर्टेन एक्शंस फ्रॉम कमिंग अप ऑनटू द स्टेट इफ दे आर नॉट डिजायरेबल। इन पावर्स को यूज करके राज्यसभा कुछ चीजों को स्टेट पे आने से रोक सकता है अगर वो डिजायरेबल नहीं है। एज वेल एज राज्यसभा कैन लीड टू कमिंग अप एनी एक्शन ऑन द स्टेट इफ दे आर डिजायरेबल। राज्यसभा ये भी कर सकता है कि अगर स्टेट को किसी चीज की जरूरत है
तो राज्यसभा बेसिकली उसको स्टेट्स के पास ला भी सकता है बाय वर्च्यू ऑफ स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। इफ स्टेट नीड न्यू ऑल इंडिया सर्विस, अगर स्टेट्स को एक नई ऑल इंडिया सर्विस की जरूरत है तो कौन ला सकता है उसको स्टेट्स के पास? राज्यसभा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेशल पावर। बात समझ आई? सिमिलरली अगर सभी स्टेट्स को जरूरत है कि एक यूनिफॉर्म लॉ बने पुलिस पे, या फिर पुलिस के किसी बेसिकली प्रोविजन पे, इज दिस क्लियर? तो उस यूनिफॉर्म लॉ को स्टेट तक कौन लेके आ सकता है? राज्यसभा, बाय द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो दिस इज द वे इन विच राज्यसभा स्ट्रेंथन्स द फेडरलिज्म। बट एट द सेम टाइम जो हमारी राज्यसभा है उसके कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी है। डन? जो फेडरलिज्म को बेसिकली स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। व्हाट आर दी नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा? मैं बोल रहा हूं कि हमने देख लिया कि हाउ राज्यसभा इज स्ट्रेंथनिंग दी फेडरलिज्म, बट एट द सेम टाइम राज्यसभा के कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी है। ठीक है, जो बेसिकली फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। व्हाट आर दी नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा? हाँ, मनी बिल के केस में स्टेट के लिए बिल ठीक क्यों नहीं होगा? हम्म। हाँ, डिवाइडेड है पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट की टैक्स लिवाई करने की। आगे पढ़ेंगे। नॉन फेडरल फीचर्स राज्यसभा के दो हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यार राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 245। स्टेट्स को कितने रिप्रेजेंट करते हैं? 233। 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो क्या ये 12 मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं। प्रेसिडेंट किसके कहने पे नॉमिनेट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये 12 मेंबर किसके हुए? सेंटर के। दिस इज नॉन फेडरल फीचर। आर दीज 12 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स इन राज्यसभा? नो, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहला नॉन फेडरल फीचर तो ये हुआ। डन? सेकंड नॉन फेडरल फीचर क्या है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखिए, जो ट्रू फेडरेशन होती है ना, जो एक ट्रू फेडरेशन होती है, मान लो यूएसए, यूएस इज वेरी नियर टू एन आइडियल फेडरेशन। आइडियल तो यूएसए भी नहीं है, आइडियल कुछ नहीं होता। ठीक है, बट यूएसए इज वेरी क्लोज टू एन आइडियल फेडरेशन। अब यूएस में क्या है? यूएस में देयर आर नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और यूएस के केस में हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। कहां पे? राज्यसभा में। फॉर एग्जाम्पल यूएस के केस में हर एक स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स जाएंगे उनकी राज्यसभा में, उनके सेनेट में। डन? फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क से 4 जाएंगे, न्यू हैम्पशायर से 4 जाएंगे, ठीक है, मैसेच्यूसेट्स से 4 जाएंगे। मतलब हर एक स्टेट से, जितने भी उनकी स्टेट्स है, उससे इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में। बट इंडिया के केस में क्या है? इंडिया के केस में क्या है? हरियाणा से कितने मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में? 5। हिमाचल से 3। सिक्किम से 1। पंजाब से 7। इज दिस क्लियर? इंडिया में जो बेसिकली अलग अलग स्टेट्स हैं, दे आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये बेसिकली इट इज ऑल्सो अ नॉन फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा। आप इसको बेसिकली ट्रूली फेडरल फीचर नहीं बोल सकते, बिकॉज इन अ ट्रू फेडरेशन, ठीक है, हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है अपर हाउस में पार्लियामेंट के। बट इन इंडिया द स्टेट्स आर नॉट हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए भारत का जो फेडरेशन है, या भारत का जो फेडरलिज्म है, उसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म भी बोला जाता है। असिमेट्रिक का मतलब कि ये जो स्टेट्स हैं, दे आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। माने कुछ स्टेट्स की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है और कुछ स्टेट्स की कम रिप्रेजेंटेशन है।
बात समझ आई? इज दिस क्लियर? पक्का? हेडिंग डालिए, लिखिए। क्या? नहीं, लिखिए। हाउ राज्यसभा स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म। हेडिंग डालिए, हाउ राज्यसभा स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म। एक्चुअली ये हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, बिकॉज यहां से एक और सवाल डिराइव होता है कि शुड अपर हाउस इन इंडिया बी अबोलिश्ड। यू विल गेट मेनी आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, ठीक है? और बिकॉज यू आर गेटिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, तो बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ मेंस, शुड राज्यसभा बी अबोलिश्ड। देखिए, प्रीवियस अटेम्प्ट्स टू अबोलिश राज्यसभा, ये पीआरएस की बेसिकली वेबसाइट है जिसकी मैं बात कर रहा था। द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिसेंटली रिमार्क दैट राज्यसभा शुड बी अबोलिश्ड। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग बैठे हैं हु आर सेइंग कि राज्यसभा शुड बी अबोलिश्ड, है ना? तो डिबेट तो होगी ना कंट्री में, और जब डिबेट होगी तो आपसे भी मेंस में पूछा जा सकता है कि भाई तुम बताओ तुम्हारे क्या विचार है, शुड इट बी अबोलिश्ड? ठीक है? तो बेसिकली किसके साथ जाओगे, यस और नो? ऑब्वियसली नो। जब एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल स्ट्रक्चर भारत का बनाया है, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फेडरेशन की बात हुई है, तो आप कैसे बोल सकते हो, है ना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आए थे उसमें ही क्लियर हो चुका था कि बेसिकली, ठीक है, इंडिया शुड फॉलो अ फेडरल स्ट्रक्चर विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया था। जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी उसमें फेडरेशन की बात हुई थी, तो हाउ कैन यू अबॉलिश राज्यसभा? बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो बेसिकली यू विल गो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपको इसको बेसिकली अपने जवाब को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए, दिस इज नॉट अ न्यू थॉट। इन 1954 एंड 1973 resolutions were moved in लोक सभा सीकिंग टू अबोलिश राज्यसभा। मतलब ये टेंडेंसी कब होती है यार? ये टेंडेंसी तब होती है जब बेसिकली सेंटर चाहे कि मैं सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लूं। इज दिस क्लियर? 54 में नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, 73 में इंदिरा गांधी थी, अभी मोदी जी हैं, ठीक है? इंदिरा गांधी मोदी जी एक जैसे से ही है, बेसिकली अथॉरिटेरियन टाइप थोड़े, ठीक है? नाउ both these were unsuccessful. Attempts to abolish Rajya Sabha have also been made by introducing private member bills in Lok Sabha. These private member bills seeking constitutional amendment were introduced in 1971, 72, 75 and 81. इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री चारों साल, ठीक है? नन ऑफ द बिल्स वाज पास्ड बाय लोकसभा। बात समझ आई? अगर आप न्यूज में जाएंगे, ये मिंट का है, इज राज्यसभा असेंशियल, आपने आर्टिकल जरूर पढ़ने हैं, ये बहुत अच्छा कंटेंट होगा इसमें। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? द नीड फॉर सेकंड चेंबर, द हिंदू का आर्टिकल है। वाई राज्यसभा अचीव दैट स्टैंड अलोन लोकसभा हैज नॉट और वुड नॉट, मतलब देर आर मेनी आर्टिकल्स। देखिए, ये है राज्यसभा हैज फेल्ड टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स, ये वो जो भी है, मतलब ये मिंट का और हिंदू का आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करना, 10 फ्री मिलते हैं ना, ये पढ़ ले, ठीक है? इज दिस क्लियर? बात समझ आई? चलिए लिखिए, हाउ राज्यसभा strengthens फेडरलिज्म। लिखिए, इन अ फेडरल सेटअप, इन अ फेडरल सेटअप द अपर हाउस ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर द अपर हाउस ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर is a constitutional necessity
प्लीज अंडरलाइन, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, माने कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाता है। एज इट इज गिवन, एज इट इज गिवन an institutionalized platform, an institutionalized platform where states can speak, where states can speak about their interest, about their interest, and can work, and can work to protect, to protect them at central level, at central level. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, by virtue of powers, by virtue of powers given to Rajya Sabha, by virtue of powers given to Rajya Sabha, Rajya Sabha can cause, Rajya Sabha can cause few actions, Rajya Sabha can cause few actions to come on states, to come on states in case of desirability, in case of desirability, and it can also prevent few actions, and it can also prevent few actions from coming on states, from coming on states in overall interest of states. Thus acting as a safeguard, thus acting, same line में है, thus acting as a safeguard to secure, to secure the interest of states, the interest of states and thus strengthening federalism, and thus strengthening federalism. डन। नीचे इसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। जो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा है, इट कैन कोज सर्टेन एक्शंस टू कम ऑन स्टेट्स, ठीक है। और जहां पे पावर का कंकरेंस है राज्यसभा की लोकसभा के साथ, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 352, 356 एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, राज्यसभा कैन प्रिवेंट सर्टेन एक्शंस टू कम ऑन स्टेट्स। बात समझ आई? लिख लो, है खुद से नोट कर लो। डन। हेडिंग डालिए, नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा, नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा। व्हाट आर द नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा? तो पहला लिखिए, इन इंडिया, इन इंडिया द स्टेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा इक्वली, इन इंडिया द स्टेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा equally, that goes against the features, that goes against the features of a typical federal system,
of a typical federal system, and it can be seen as a feature of asymmetrical federalism. माने there is no symmetry among states. It can be seen as a feature of asymmetrical federalism. Next लिखिए, the Rajya Sabha which was supposed to be the Rajya Sabha which was supposed to be a house exclusive for states, comma, space has also been reserved in it for nominated members and seats are also given to नॉन स्टेट एंटिटीज। इसका मतलब क्या है? सीट्स आर ऑल्सो गिवन टू नॉन स्टेट एंटिटीज। हाँ जी, हाँ वो तो हमने पहले लिख लिया ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए सीट्स रिजर्व कर रखी है। सेकंड आई एम सेइंग कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के अलावा सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व्ड फॉर नॉन स्टेट एंटिटीज है। दिल्ली से लोग जाते हैं राज्यसभा में, जाएंगे दिल्ली से। इज दिल्ली अ स्टेट? नो, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी से मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में, यस। इज इट ए स्टेट? नो, यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ से मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में? नो, बिकॉज चंडीगढ़ का लेजिस्लेचर ही है। माने देयर आर सम यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर जहां से मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। डन, दे आर नॉन स्टेट एंटिटीज। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, पीयूष, इन केस ऑफ ज्वाइंट मीटिंग कहाँ पे लिखा था तुमने? बोल के बताओ। सर असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। किसमें? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ये कैसे फिट होगा यहाँ पे? सर डेडलॉक आ गया है। उस टाइम अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की अगर मीटिंग होती है तो ऑलमोस्ट 10 पहुंच जाएगी, 700 समथिंग। तो उस टाइम सिंपल वोटिंग से तो लोकसभा के मेंबर्स कर सकते हैं पास आउट, तो फिर फेडरलिज्म को ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। ये ना एक मिथ होता है, इट इज अ मिथ। ये लक्ष्मीकांत में भी लिखा हो सकता है, अगर लिखा हुआ तो इसको इग्नोर करना। इट इज जनरली अ मिथ कि जो ज्वाइंट सिटिंग है इट फेवर्स गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक मिथ है, या फिर इट फेवर्स लोकसभा। मान लो किसी ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक क्रिएट हो गया, लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं? 543। राज्यसभा के कितने हैं? 245। अब जो गवर्नमेंट होगी भारत में उसके लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे? अबव 272। इज दिस क्लियर? अबव 272। मान लो लोकसभा में जो सरकार है उसके है 290, तो ओपोजिशन के कितने हुए बताओ? कितने हुए यार? 253। ओपोजिशन के कितने हुए? 253।
अब राज्यसभा में टोटल मेंबर्स आर 245, जिसमें से 12 आर नॉमिनेटेड। 233 पीपल रिप्रेजेंट दी स्टेट्स। ठीक है, मान लो रूलिंग पार्टी इज ए, ओपोजिशन इज बी सी डी ई, डन। अब देर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज करंटली जिनको रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां अभी लेजिस्लेचर के इलेक्शन ही नहीं हुए, तो वहां पे अभी वहां से राज्यसभा में अभी कोई नहीं जा रहा, डन। अब मान लो इन 28 स्टेट्स में से सिर्फ 2 स्टेट्स में ही एक ही सरकार है, बाकी सारी जगह बी सी डी ई की सरकार है। माने राज्यसभा में इट इज पॉसिबल कि इन 233 मेंबर्स में से एक के बस 33 ही हो। ये पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सिर्फ 100 हो। मान लिया ए के 100 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो बी सी डी ई के कितने हैं? 133, डन। अब ऐड करो, ए के 50 है, बी सी डी ई के 150 है, तो फायदा हुआ गवर्नमेंट को? नो। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट सिटिंग से सरकार को हमेशा फायदा होगा, ठीक है। इट इज द केस। बात समझ आई? ठीक है, चलिए चलिए, नाउ दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ वी हैव कवर्ड यूनियन। हमने शुरू किया था बहुत दिनों पहले। यूनियन में हमने एग्जीक्यूटिव कवर किया, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने डिस्कस की। पीएम रहता है, बट हमने पीएम के बारे में बहुत चीजें डिस्कस की है क्लासेस में, डन। उसके बाद हमने लेजिस्लेचर शुरू किया, जहां पे हमने लोकसभा, राज्यसभा, इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इनकी वर्किंग की बात की है, डन। अभी इसको हम होल्ड करते हैं यहीं पे ही, यूनियन लेजिस्लेचर को। ठीक है, मेरी तरफ से इट इज कंप्लीटेड। कुछ मोशंस रहते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, बट द थिंग इज नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्टेट। जुडिशरी इकट्ठी करेंगे बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड। अब हम पार्ट 6 शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट इज स्टेट्स। ध्यान से सुनिए पहले। स्टेट्स में वी हैव टू डिस्कस सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 लोग आएंगे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो 2 लोग हैं नीचे वाले, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इनको हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी में। दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। दे आर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डन। माने सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस है, डन। वहीं पे ही ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जो हम जुडिशरी पढ़ेंगे। अब जो स्टेट्स है यार, स्टेट्स में सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस गवर्नर। अब बहुत सारी पावर्स ऐसी है गवर्नर की विच आर वेरी सिमिलर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन पावर्स को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यू विल रीड बाय योर ओन फ्रॉम बुक। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, बोलूंगा मैं हूं, बट मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऊपर लोकसभा कौन डिसोल्व करता है? प्रेसिडेंट। नीचे असेंबली को कौन डिसोल्व करेगा? गवर्नर। लोकसभा के सेशन की समनिंग और प्रोरोगेशन कौन करता है पार्लियामेंट के सेशंस की? प्रेसिडेंट। नीचे असेंबली और काउंसिल के सेशंस वाली को कौन करेगा? गवर्नर। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होके कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट। नीचे पास होके किसके पास जाएगा? गवर्नर। बात समझ आई? लोकसभा की
जो साल की पहली सिटिंग होती है उसको कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट। असेंबली की पहली सिटिंग को एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर। न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली सिटिंग को एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट। न्यूली इलेक्टेड असेंबली की पहली सिटिंग को एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर। बात समझ आई? तो बेसिकली आई विल ओनली टॉक अबाउट डिफरेंसेस। ठीक है, मैं सिर्फ डिफरेंसेस की बात करूंगा, उन पावर्स को मैं नहीं लिखवाऊंगा विच आर सिमिलर टू प्रेसिडेंट। डन? बात समझ आई? पक्का? चलिए, गवर्नर करने के बाद हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो रेप्लिका है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्टेट में। सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? पीएम के कहने पे। स्टेट वालों को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। किसके कहने पे? सीएम के कहने पे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? लोकसभा। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? प्रेसिडेंट। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी? गवर्नर। बात समझ आई? समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली स्टेट में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? थर्ड इज चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रेप्लिका ऑफ पीएम। तो ऊपर हमने पीएम नहीं किया, लेकिन नीचे हम सीएम पढ़ेंगे। डन? और उसी से पीएम तैयार हो जाएगा। वैसे पीएम आपका तैयार है, अगर पीएम का चैप्टर पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत में, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड अबाउट पीएम इन क्लास, बस हमने लिखा नहीं है। डन? बात समझ आई? नाउ उसके बाद वी विल मूव टू स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में देर आर सम स्टेट्स विच आर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड देर आर सम स्टेट्स विच आर हैविंग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, असेंबली और काउंसिल के बारे में। ठीक है, और उसके बाद स्टेट के बिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज जहां पे सिंगल हाउस है वहां पे बिल को पास करेगी सिर्फ असेंबली, और जहां पे दो हाउसेज है वहां पे बिल को पास करेगा मिलके असेंबली और काउंसिल। डन? और असेंबली और काउंसिल जिस तरीके से बिल पास करता है मिलके, डेट वे, डेट प्रोसेस और प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ पार्लियामेंट। माने पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, यस और नो? यस। लोकसभा एंड राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर इन केस ऑफ मनी बिल, यस और नो? नो। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, यस और नो? मतलब पैसेज में पावर्स आर इक्वल, इंट्रोडक्शन में कुछ पावर्स, बेसिकली फाइनेंशियल बिल 1 के केस में लोकसभा हैज मोर पावर्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस। डन? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में दोनों हाउसेस की पावर इक्वल है, यस यस। स्टेट के केस में देयर आर ओनली 3 बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट्स अमेंड नहीं कर सकती हैं। देयर आर ओनली 3 बिल्स। तीनों बिल्स के केस में जो सेकेंडरी हाउस है स्टेट्स का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज अनइक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। माने मनी बिल भी असेंबली की मर्जी है पास करना है या नहीं, ऑर्डिनरी बिल भी असेंबली की मर्जी है पास करना है या नहीं, फाइनेंशियल बिल भी असेंबली की मर्जी है कि पास करना है या नहीं। काउंसिल के पास कुछ नहीं है। इज दिस क्लियर? जब काउंसिल के पास कुछ नहीं है, देन व्हाट इज द नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग काउंसिल? है ना? तो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? इट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ मेंस। बात समझ आई? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अनइक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। इज दिस क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू इक्वलनेस ऑफ राज्यसभा टू लोकसभा।
ये अनइक्वल है, इसके पास कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली दोनों हाउसेस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, इधर स्पीकर होगा, इधर चेयरमैन होगा। स्पीकर विल बी इलेक्टेड बाय हाउस। स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? नीचे गवर्नर, ऊपर प्रेसिडेंट कर रहे थे ना, सेम प्रोसीजर है यार। बात समझ आई? तो इसलिए मैं स्पीकर नहीं पढ़ाऊंगा। जो लोकसभा का स्पीकर है वैसा ही असेंबली का स्पीकर है। असेंबली के स्पीकर की ड्यूटी होती है हाउस में डेकोरम और ऑर्डर मेंटेन करना। असेंबली का स्पीकर एडजर्न करता है हाउस की सिटिंग को, एडजर्नमेंट सिने डाई भी कर सकता है। असेंबली का स्पीकर डिसाइड करता है वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। असेंबली का स्पीकर सस्पेंड कर देता है मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। डन। असेंबली का स्पीकर सीक्रेट सिटिंग बुला सकता है। बस स्टेट में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, बिकॉज हमने पहले ही बात कर ली ना, दिस काउंसिल इज अनइक्वल टू असेंबली इन एवरी रिस्पेक्ट। तो ज्वाइंट सिटिंग क्यों होगी? तो असेंबली के स्पीकर के पास ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर नहीं होती, बाकी सारी पावर सेम होती है जो लोकसभा के स्पीकर के पास होती है लोकसभा। डन। बात समझ आई? तो बेसिकली इस तरीके से पहले हम स्टेट को पढ़ेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मतलब यहाँ पे पढ़ाने का मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? आई विल ओनली टीच यू डिफरेंसेस, आई विल ओनली टीच यू द थिंग्स विच आर डिफरेंट। बाकी सभी चीजें बेसिकली सेम रहेंगी। जो सेम चीजें होंगी मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं डिक्टेट नहीं करवाऊंगा। मैं फिर से स्पीकर के 10 फंक्शंस आपको नहीं लिखवा सकता, ठीक है, बिकॉज कोई वाइजनेस भी नहीं है लिखने में और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? डन। जो मोशंस है वो मैं आपको स्टेट में कराऊंगा। ठीक है, इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि कुछ चीजें पार्लियामेंट में, मैक्सिमम चीजें हैव बीन कवर्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, मोशंस जो है वी विल कवर इन स्टेट्स। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर में भी मोशंस आते हैं ना, उनको हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर में भी तो कुछ करें। ठीक है, डन। नाउ लिखिए पार्ट 6 स्टेट्स। पार्ट 6 स्टेट्स। इसमें लिखिए, वही फ्लो चार्ट टाइप बना लो यार। स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में लिख लीजिए गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर में लिखिए, लेजिस्लेचर में लिखिए कि 6 स्टेट्स बाईकैमरल लेजिस्लेचर, 22 स्टेट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। सिक्स स्टेट्स बाईकैमरल लेजिस्लेचर, 22 स्टेट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। 6 स्टेट्स कौन कौन सी है जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है? ओडिशा भी है। कौन कौन सी है? यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, देर आर 6 स्टेट्स। तू भी मजा कर। बताया मैंने पहले? नहीं बताया? कोई बात नहीं। अरे ये एक, तू भी मजा कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पहले जम्मू एंड कश्मीर था अब नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, बट आप पेयर बना के इसको याद कर लो। ठीक है, आंध्रा के पास तेलंगाना,
महाराष्ट्र के पास कर्नाटका, बिहार और यूपी साथ साथ है। डन, देयर आर 3 पेयर्स। तो बेसिकली there are 6 states having bicameral legislature and 22 states which are having unicameral legislature. Done. Bicameral में क्या क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यूनिकैमरल में क्या है? ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बाइकैमरल में असेंबली और काउंसिल दोनों है, यूनिकैमरल में सिर्फ काउंसिल है। ठीक है, अब बताओ स्टेट में पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ना है या लेजिस्लेचर पढ़ना है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर? अरे छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे तुम। एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, चलिए नाउ हेडिंग डालिए गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर की। देखिए गवर्नर के बारे में देखिए, जिस तरह से द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरीके से द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इज गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। माने यूनियन के जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन के जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो खुद या फिर अपने सबऑर्डिनेट से करवाते हैं। सिमिलरली स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं दे आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, और स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय गवर्नर ईदर डायरेक्टली और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स। One of the executive function is appointment of IAS and HCS officers. अपॉइंटमेंट का फंक्शन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इफ यू क्लियर यूपीएससी, ठीक है, और आईएएस बन जाते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर किसकी तरफ से आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें लिखा होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू that you have been appointed this, ये उसमें सब सर्विस कंडीशंस आपकी लिखी होंगी। सिमिलरली अगर एचएएस क्लियर करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर किसकी तरफ से आएगा? गवर्नर। द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड टू दिस एंड दिस पोस्ट विद दीज सर्विस कंडीशंस। बात समझ आई ना? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स आर वेस्टेड इन गवर्नर। बट यूनियन के केस में हमने एक चीज देखी यार कि ऑल्दो एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बट क्या प्रेसिडेंट उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी डिस्क्रिशन का यूज कर सकते हैं? यस और नो? नो। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी ऐसा प्रोविजन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन का यूज करके उन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो बात क्लियर है ना? ये तो बात क्लियर है। ऑल्दो प्रेसिडेंट इज हैविंग सम डिस्क्रिशनरी पावर्स बट दे आर इम्प्लिसिट, उनको डिराइव किया गया है और वो भी इतनी सी है। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज द केस ऑफ गवर्नर? देखिए गवर्नर के केस में क्या है यार, ये कहा जाता है द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज मोर सिक्योर्ड vis-a-vis द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन यूनियन। मतलब क्या है कि जो स्टेट का गवर्नर है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज मोर पावरफुल विद रिस्पेक्ट टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स vis-a-vis president with respect to his council of ministers. For example, he is president, he is governor. These are council of ministers headed by PM. These are council of ministers headed by CM. Done. तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्रेसिडेंट है he is not
एज मच पावरफुल विद रिस्पेक्ट टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सब कुछ इनके कहने पे कर रहे हैं भाई, वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं क्या करना है। डिस्क्रिशनरी पावर्स आर वेरी लेस। कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई डिस्क्रिशनरी पावर देता ही नहीं है इनको, एक्सप्लिसिटली तो एक भी डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन नहीं है। बट अगर मैं इस गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर इज पावरफुल विद रिस्पेक्ट टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। गवर्नर इज मोर पावरफुल with respect to his council of ministers as compared to president with respect to his council of ministers. Why? Because our constitution provides discretionary powers to governor. Because जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डिस्क्रिशनरी पावर्स टू गवर्नर। बात समझ आई? जहां पे बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के गवर्नर कैन टेक अ डिसीजन, जहां पे बिना इन लोगों से पूछे गवर्नर कैन टेक अ डिसीजन एंड दीज डिस्क्रिशनरी पावर्स आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ आई? तो पहला डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज दैट प्रेसिडेंट इज ओनली अ सेरिमोनियल हेड। ठीक है, जब इनकी गाड़ी जाएगी तो घोड़े साथ में चलेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहला रैंक इनको प्राप्त हो रखा है। सबसे लेट ये अराइव होंगे किसी भी फंक्शन में, सबसे पहली कुर्सी इनको मिलेगी, सारे डिसीजन इनके नाम पे लिए जाएंगे। बट ही हैज वेरी लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स डेट टू डिराइव्ड, नॉट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बोला जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली सेरिमोनियल। ठीक है, बट अगर गवर्नर की बात करूं देन गवर्नर इज सेरिमोनियल हेड इन स्टेट। स्टेट में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पहला है, पहली कुर्सी, इनकी गाड़ी के साथ घोड़े चलेंगे, जो भी होगा। इज दिस क्लियर? एज वेल एज गवर्नर इज पावरफुल। बात समझ आई? ही इज नॉट पावरफुल, ही इज ओनली सेरिमोनियल हेड। बट इन केस ऑफ गवर्नर, गवर्नर इज सेरिमोनियल हेड एज वेल एज पावरफुल। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। We will discuss how governor has been given discretionary powers by constitution and to what extent। ये भी हम देखेंगे कि कितने एक्सटेंट तक इस गवर्नर साहब को कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशनरी पावर्स देते हैं। डन, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज द मेथड ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। हम देख चुके हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डन, बट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड। बात समझ आई? अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड। हु अपॉइंट्स गवर्नर इन अ स्टेट? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इज दिस क्लियर? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डन। क्या प्रेसिडेंट के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है? सबसे पहले व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट? 5 साल। 5 साल। इज ही हैविंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? यस। ऐसे तो नहीं मुंह उठा के हटा सकते ना इनको, इनको हटाने के लिए इंपीचमेंट करनी पड़ेगी। डेट टू ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या ग्राउंड है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ही इज एंजॉयिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अगर इनको हटाना है तो एक फॉर्मल इंपीचमेंट करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को। बट व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर? 5 years। व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर? 5 years। डू ही एंजॉय एनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? नो। ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। माने ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लग रहा है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली मींस प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। जब तक इन लोगों को अच्छा लग रहा है
तब तक ये भाई साहब गवर्नर है स्टेट के, जब इन लोगों को अच्छा नहीं लगा तब बेसिकली इनको हटा दिया जाएगा। बात समझ आई? दिस इज द सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज गवर्नर और प्रेसिडेंट बनना इलेक्टेड, अपॉइंटेड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नो, इम्पीचमेंट एंड प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? पक्का? लिखिए 2-3 लाइनें, आगे बहुत कुछ डिस्कस करना है। लिखिए, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशनल के एग्जीक्यूटिव भी लिख लेना। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, ब्रैकेट में लिख लो एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, appointed by president, and he hold the office and he hold the office during pleasure of president, during pleasure of president. That is he can be removed by president at any time. That is he can be removed by president at any time. इसी में लिखिए he can also resign, he can also resign by addressing a resignation, he can also resign by addressing a resignation to president of India. अगर रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दिस क्लियर? एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यहीं पे ही लिखवा रहा हूं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट। अब इसको इंटरप्रेट किया गया कि भाई हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा, मतलब हर एक स्टेट का अपना एक अलग से गवर्नर होगा। ठीक है, लेकिन सेंटर क्या चाहता था? 2 स्टेट्स का सेम इंसान को भी गवर्नर बनाना चाहता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, दे आर हैविंग द सेम कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर हाउस इज इन चंडीगढ़, तो एक गवर्नर हो सकता है दोनों का। इज दिस क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये लिखा गया कि देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, माने 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक ही इंसान गवर्नर हो सकता है। ये फैक्ट यहाँ पे लिखवा रहा हूं। लिखिए, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, by 7th constitutional amendment act 1956, it was added that two or more states can have same person as governor। ठीक है, हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे कि इस अमेंडमेंट ने ये भी कहा था कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। पंजाब और हरियाणा का कॉमन है। ठीक है, बात समझ आई? वो हम हाई कोर्ट में उसमें लिख लेंगे, जुडिशरी में। डन। नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा द पोजीशन ऑफ गवर्नर, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन द पोजीशन ऑफ गवर्नर is far more secured with respect to, नहीं, vis-a-vis
vis-a-vis पता है कैसे लिखते हैं? VISAVIS. Under Constitution, the position of governor is far more secured vis-a-vis his Council of Ministers, his Council of Ministers, as compared to position of President, as compared to position of President vis-a-vis Union Council of Ministers. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, प्रेसिडेंट लार्जली कैरी इन्फ्लुएंस, प्रेसिडेंट लार्जली कैरी इन्फ्लुएंस बट नॉट मच ऑफ पावर, प्रेसिडेंट लार्जली कैरी इन्फ्लुएंस बट नॉट मच ऑफ पावर. हिज ऑफिस इज मोर सेरिमोनियल, his office is more ceremonial and less powerful. His office is more ceremonial and less powerful, whereas this is not a case with governor, whereas this is not a case with governor, as his office is equally ceremonial and equally powerful for following reasons, या फिर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. डन. अब देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं. मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो ज्यादा सेरिमोनियल है, लेस फंक्शनल है या लेस पावरफुल है. वेयरएज जो गवर्नर का ऑफिस है वो सेरिमोनियल तो है ही है, लेकिन सेरिमोनियल होने के साथ साथ इट इज इक्वली पावरफुल ऑल्सो. अब इसके पीछे के मैं आपको रीजंस देने जा रहा हूं कि वाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ना यार, सेरिमोनियल पावरफुल, ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा है. अब जब हम बोल रहे हैं कि ऐसा है तो हमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है ना. तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन इज, ध्यान से सुनिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने. एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स. कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स डिराइव होती है प्रेसिडेंट की, दे आर ऑल्सो वेरी लेस. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे भी लिखा हुआ है, इट डज नॉट मीन्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पर्सनल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इट मीन्स द प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. डन. बट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, पहले प्रेसिडेंट का एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद वी विल राइट कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, तो देयर इज अ आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 163. ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है. आर्टिकल 163 क्या बोलता है? आर्टिकल 163 क्लोज 1 सेज दैट जो गवर्नर है, गवर्नर शेल एक्ट on the aid and advice of council of ministers headed by CM. सेम ही है, प्रेसिडेंट के बारे में तो ये लिखा हुआ है ना. आर्टिकल 163 क्लोज 1 बोलता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर कैन एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय CM. बट यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट
इन मैटर्स वेयर ही कैन यूज his personal discretion. Except in matters where he can use his personal discretion. मैं डिक्टेट कराऊंगा अभी। माने आर्टिकल 163 क्लोज 1 एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई गवर्नर कैन यूज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन, है ना। यही तो बोल रहे हैं कि वैसे तो सारा काम करेंगे ये सीएम के कहने पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ मैटर्स में ये अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किन मैटर्स में, सवाल उठता है किन मैटर्स में ही कैन यूज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। डन। अब देखिए, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं और गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम की बात करूं, तो इस पार्ट में, पार्ट 6 में कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पे सीधा सीधा क्लियर है कि ये काम गवर्नर करेंगे, किसके कहने पे करेंगे? सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लिखा हुआ है। डन। कॉन्स्टिट्यूशन में ही देयर आर सम आर्टिकल्स जहां पे लिखा हुआ है गवर्नर काम करेंगे किसके कहने पे? डिस्क्रिशन को यूज करके। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 200, आर्टिकल 356। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि व्हेनेवर स्टेट लेजिस्लेचर will pass a bill and that bill will be presented to governor, then either governor can give assent to the bill or governor can use veto power, or by using his personal discretion governor can refer that particular bill to president of India. मैं गवर्नर हूं, आप लोगों ने बिल पास करके भेजा, मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो असेंट दे दूंगा, या वीटो पावर यूज करूंगा, या फिर तीसरी मेरी डिस्क्रिशन है, मुझे लगता है यार बिल में गड़बड़ी है भाई, मैं नहीं कर सकता इसको। मैंने क्या किया? मैंने खुद को बाहर निकाला, मैंने बोला कि आई एम रेफरिंग दिस बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड। एक बार मैंने प्रेसिडेंट को भेज दिया तो मैं बाहर निकल गया बीच में से। अब जो पूरी बात है आपकी और प्रेसिडेंट की है, अब उनसे पूछो कि वीटो करना है, क्या करना है, जो भी करना है, नाउ इट्स हिज डिस्क्रिप्शन। बात समझ आई? तो बेसिकली इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 356 गवर्नर कैन राइट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भाई साहब ये जो मेरी स्टेट है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, और आप इस स्टेट में इमरजेंसी लगा दो। इट इज ऑल्सो द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। अभी स्टेट इमरजेंसी की बात की ना 356 में, तो बेसिकली गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं कि भाई इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वायलेशन हो रहा है, इमरजेंसी लगा दो, और प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है कि इन सम मैटर्स इट इज गिवन कि गवर्नर शेल एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सम मैटर्स इट इज रिटन कि गवर्नर कैन यूज हिज डिस्क्रिशन। बट गड़बड़ कहां पे शुरू होती है? यहां पे देयर आर सम मैटर्स जहां पे देयर इज एम्बिग्विटी, जहां पे देयर इज एम्बिग्विटी। अब इन मैटर्स में लिखा तो हुआ है गवर्नर ये काम करेंगे, बट साफ साफ ये नहीं लिखा हुआ कि अपनी डिस्क्रिशन को यूज करके काम करेंगे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करेंगे। अब ये जो मैटर्स है इस पे कौन डिसाइड करेगा कि गवर्नर कैसे डिसीजन लेंगे? हु विल डिसाइड? हु विल डिसाइड कि भाई ये जो मैटर्स है जहां पे एम्बिग्विटी है कि इनके कहने पे काम करेंगे या मर्जी से काम करेंगे, हु विल डिसाइड कि गवर्नर यहाँ पे कैसे काम करेंगे? माने हु विल डिसाइड कि ये मैटर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में आता है या नहीं आता? यही मतलब है ना। हु विल डिसाइड
कि दिस मैटर कम्स अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर और नोट? बताओ कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी सर। आर्टिकल 163 क्लोज 2। आर्टिकल 163 क्लोज 2 सेज कि if there is ambiguity that whether any matter falls within the personal discretion of governor or not, then the decision of governor in this regard shall be final. कौन डिसाइड कर रहे? गवर्नर। कौन डिसाइड कर रहे? गवर्नर। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर में आता है या नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा कि मेरी डिस्क्रिशन है या नहीं है? गवर्नर हिमसेल्फ। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना पावरफुल बनाता है इसको। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? दीज आर 2 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which make the office of governor very powerful vis-a-vis his council of ministers। डन। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ डिस्कस करना है इसमें। अभी आपने देखा होगा ना, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई भी चलती रहती है। पंजाब में चल रही है, केरला में चल रही है, मतलब जहां जहां बेसिकली बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां हिमाचल में बचा हुआ है। अभी हिमाचल में कांग्रेस है बट अभी ठीक है, ठीक है। कल बीजेपी जीत गई यार, मतलब भाई यकीन नहीं हो रहा क्या कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप यार, कमाल हो गया यार। मतलब राजस्थान में जीत गए, छत्तीसगढ़ में जीत गए यार। ठीक है, पर मुझे एक चीज का अच्छा लगा रिजल्ट के बाद, ओपोजिशन ने ये नहीं कहा कि ईवीएम में दिक्कत है। शुक्र है। ठीक है, वरना शुरुआत में तो हारने का ठिकरा बेसिकली ईवीएम पे फोड़ा जा रहा था। ईवीएम हरवा रही है, ईवीएम इज टेम्पर्ड, ये वो, इट इज प्रोग्राम, है ना। बट कुछ भी हो, जलवा है भाई का। है COP 28 की समिट के लिए ही इज इन दुबई। ठीक है, इटली की पीएम बेसिकली फोटो पोस्ट कर रही है हैशटैग लगा के यार, मेलोडी। ठीक है, कमाल है यार। देखा तुमने फोटो, देखी तुमने? मतलब ये विरुष्का बन रहा था, विराट और अनुष्का मेलोडी बन चुके हैं भाई। ठीक है, देखो मुझे तो फ्यूचर ब्राइट लग रहा है अब। अब देखो क्या होता है भाई। ठीक है, ब्राइट है फ्यूचर, क्या बात है। मैं कल सोच रहा था सीरियसली, बैठा बैठा अकेला मैं कई बार सोचता रहता हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो मेरे गांव में डीजे लगवाऊंगा भाई। आई विल इनवाइट पीपल। ठीक है, चलिए। है क्या हो गया? चलिए, ठीक है, इसको कल लिखेंगे। सर आ गए हैं आपके। ठीक है, साइज का लेक्चर लगाओ। टुमारो वी विल राइट एंड टुमारो वी विल डिस्कस कि वाई द ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो बेसिकली इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों रहता है। ठीक है, और कुछ कमीशन बने थे सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छे करने के लिए, सरकारिया कमीशन एंड ऑल, उनको भी डिस्कस करेंगे। हाँ, अपॉइंट करते हैं भाई। क्वालिफिकेशन होती है, लिखेंगे कल। ठीक है, वही तो डिस्कस करेंगे, वही डिस्कस करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर एंड ऑल, उसी के अराउंड ही घूमेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, डन। चलिए, थैंक यू।